वेलकम बैक व्यूअर्स, एक दफ़ा फिर खुशामदीद। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ पे हम स्पेशल ट्रांसमिशन कर रहे हैं बजट साल 2026-2027 जो आज वज़ीर ख़जाना सेनेटर औरंगज़ेब साहब ने कौमी असम्बली और सेनेट में पेश कर दिया। हमने आपके जो इसके वाइटल अदाद शुमार है वो आपके सामने रखे। इसकी मुख्तलिफ जहतें हैं, क्या रिलीफ मिला है, क्या आवाम को रिलीफ मिलेगा इस बजट से, क्या ये ग्रोथ में इजाफा होगा, स्टेबलाइजेशन हमने हासिल कर ली, हमारी डायरेक्शन जो है उसका रुख ठीक है। इन नुकात पे हम गुफ्तगू करेंगे। बड़े एमिनेंट गेस्ट ने हमें ज्वाइन किया है दिस आर। उनका मैं तारुफ आपसे कराना चाहूँगा। आरिफ हबीब साहब ने हमें ज्वाइन किया है जूम वीडियो लिंक पर से। बहुत शुक्रिया आरिफ हबीब साहब, पाकिस्तान की चोटी की शख्सियात में आपका शुमार होता है। जो हमारी बिजनेस कम्युनिटी है, आपका अपना ग्रुप है। मिर्ज़ा अख्तियार बेग साहब ने हमें ज्वाइन किया है। आप मेंबर कौमी असम्बली हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन से आपका ताल्लुक है। स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस के आप रुकन हैं, आपका बहुत शुक्रिया। जीशान मर्चेंट ने हमें ज्वाइन किया है, माहिर हैं टैक्स अमूर के। इनसे जानेंगे कि जो टैक्स के स्लैब्स के हवाले से आज जो तजावीज़ रखी गई हैं वफाकी वज़ीर ख़जाना की जानिब से, उसमें कितना रिलीफ मिलेगा, स्पेशली जो सैलरी क्लास है और जो कॉरपोरेट सेक्टर है, जो मतलब बाज़ाब्ता तौर पे रजिस्टर्ड है, उनको कितना सुपर टैक्स के खात्मे से रिलीफ मिलेगा। इन नुकात में हम ज़रूर गुफ्तगू करेंगे। लेकिन नाज़िया, आपकी इजाज़त से मैं जी एक सर। और भी खबर बहुत ज़्यादा चल रही है और उसका ज़रूर तस्करा करना चाहिए। वो ईरान और अमेरिका के दरमियान जो मामलात हैं वो तेज़ी से मफाहमत और मुआहदे की तरफ बढ़ रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की ट्वीट भी हमारे सामने है, जिसमें उन्होंने बाकायदा तौर पे इस हवाले से कहा है कि पाकिस्तान इज़ नाउ वर्किंग क्लोजली विद बोथ साइड्स टू फाइनलाइज द नेक्स्ट स्टेप्स। पीस हैज़ नेवर बीन दिस क्लोज एज इट इज़ नाउ। तो हम दुआगो हैं कि ये भी जो कि हमारे आज वज़ीर ख़जाना ने अपनी स्पीच में कहा कि हम ज़्यादा बेहतर इकोनॉमिकली परफॉर्म कर सकते थे यस। अगर ईरान और अमेरिका की ये तनाव और कशीदगी की सूरत हाल ना ना होती, क्योंकि होती। ज़ाहिर बात है हमारा पेट्रोल का जो बिल है वो सबसे बड़ा इम्पोर्ट बिल है, उसमें बेशबा इजाफा हुआ। टू स्टार्ट विद आरिफ हबीब साहब, सर आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहेंगे। आरिफ हबीब साहब बताइएगा, सर ये बजट आया है, इस हुकूमत का तीसरा बजट है, आप इसको किस तरह देखते हैं? आप समझते हैं कि प्रो ग्रोथ बजट आया है और इससे जो है वो रोज़गार की राहें खुलेंगी, लोगों के लिए आसानियां पैदा होंगी मुश्किल मुआशी हालात में? आइडियल बजट है या मजीद कौन से एरियाज है जिसमें बेहतरी की जा सकती थी, या अभी भी तजवीज़ है? आई थिंक पिछले 2-3 माह से प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्टर्स जो है वो बहुत बिजनेस कम्युनिटी के साथ मीटिंग करते रहे हैं और उन्होंने बहुत सारी डिस्कशन की और बहुत सारी जो तजावीज़ थी उसको एक्नॉलेज भी किया और उसमें कहा कि हम ज़रूर उसमें जो है वो आपकी जो तजवीज़ कुनिंदा जो प्रपोजल्स हैं उनको इंशाल्लाह इम्प्लीमेंट करेंगे और उनका जितना भी स्पेस होगा उसको करेंगे। तो आई थिंक वो उन्होंने अपने वादे को वफा किया है और उसमें एक एक उन्होंने जो है वो इस चीज का इजहार किया है कि हम इस डायरेक्शन में जो है वो चलने के लिए तैयार हैं। ठीक। तो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम था इस वक्त पाकिस्तान में वो था हाई टैक्स रेट्स। तो उन्होंने तमाम टैक्सेस को जो है नेशनलाइज किया है और उसमें जो है वो सैलरी क्लास का पर्टिकुलरली जो है वो उन्होंने रिड्यूस किया है। फिर सुपर टैक्स को जो है वो कम किया है। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए जो है वो टैक्सेस भी कमी की है। एक्सपोर्ट जो टैक्स वो कहते थे हम एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ चाहते हैं तो उसमें भी जो है कमी की है। तो ओवरऑल जो है तमाम जगहों पर उन्होंने पार्टली जो है चीज़ों को जो है वो एड्रेस किया है। एंड आई बिलीव कि ये मार्केट के लिए जो है एक बहुत अच्छा प्लेजेंट सरप्राइज है। प्लेजेंट सरप्राइज है, इससे ये पता चलता है कि हुकूमत जो है इस डायरेक्शन को परसू करने के लिए सीरियस है। आई थिंक उसके अच्छे नताइज हमको एक्सपेक्ट करने चाहिए। मार्केट्स उसको अच्छा जो है वो रिस्पॉन्ड करेंगी और अल्लाह करे कि ये अभी यूएस ईरान का जो जी। मामला है ये किसी नतीजे पर पहुंच जाए तो उससे फिर और ज़्यादा इन्वायरमेंट जो है वो अच्छा जो है वो हो जाएगा। फिर बहुत सारा वो 7E था, वो हमारे जो पाकिस्तानी डायस्पोराज हैं या पाकिस्तानी जिनके एसेट जो है वो फॉरेन करेंसी में थे, उनकी शिकायत थी कि उनको एक टैक्स लग गया है जो हमारा रेवेन्यू नहीं है, तो वो भी उन्होंने जो है वो विड्रॉ कर लिया। तो ऑल इन ऑल आई बिलीव कि सबकी बात सुनी गई है और सबका कुछ न कुछ जो है वो रिलीफ जो है वो दिया गया। फिर ये जो सूबों के साथ जो इनका एग्रीमेंट हुआ जी। आई बहुत ही अच्छी इब्तिदा है। अच्छा। उसमें ये है कि तकरीबन 2 ट्रिलियन जो है
ये सूबे एक 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 लिमिट से ज़्यादा उनको अगर रेवेन्यू आया और उनका एंटाइटलमेंट हुआ तो वो फेडरल गवर्नमेंट को सरेंडर कर देंगे। तो वो अमाउंट 2 ट्रिलियन का अंदाजा है कि 2 ट्रिलियन रुपीस तक का जो है ये सूबे जो है वो वफाक को पैसे कंट्रीब्यूट करेंगे। तो इससे जो है वो वफाक पे बोझ जो है वो कम होगा कि जो इन्होंने डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ाया है उसको करने के लिए दूसरी मराहत जो दी है उसको भी जो है फंड करने के लिए आई थिंक ये अमाउंट भी काम आएगा। और दूसरा जो है वो एफपीआर जो है वो इन्फोर्समेंट के जरिए भी अपने रेवेन्यू को जो है वो बढ़ाने का इरादा जो है वो रखती है, विच इज आई थिंक is a good thing. So all in all, I think is a business friendly budget, I would say. ठीक है। अच्छा, इससे पहले कि अनवार हम अपने बाकी मौजूद मेहमानों की तरफ जाएं, अभी आप बात कर रहे थे ईरान और अमेरिका की सूरत हाल के हवाले से कि मुफाहमत की जानिब हमें बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। गो के बयानात अभी भी कुछ तंदो तेज़ ही हैं, लेकिन जो रास्ता है वो सामने नज़र आ रहा है। तो उसका फ़ौरन इम्पैक्ट हम देखते हैं कि आलमी सतह पर जो कीमतें हैं उस पर पड़ता है। और हमारी जो हुकूमत वक्त है उसकी हद दर्जा यही कोशिश रहती है कि वहाँ पर जब कमी हो तो उसका फौरी रिलीफ जो है आवाम तक दिया जाए। अब खुशखबरी जो सामने आ रही है, जो हमें बताई गई है अभी, कि डीजल की कीमत में 2 रुपये और पेट्रोल की कीमत में 4 रुपये की कमी कर दी गई है। ये एक और खुशखबरी है जो आवाम के साथ हम शेयर करना चाह रहे थे। हम चलते हैं मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब, सर आपकी जानिब। सर, आप बड़े इंपॉर्टेंट एलाए हैं मौजूदा हुकूमत के। सर, हुकूमत की यही ख्वाहिश रही है कि अभी जो इस्तेहकाम हमें मौशी तौर पर हासिल हुआ है, अब हम इसको टेक ऑफ की तरफ ले जाएं, मौशी तरक्की की जानिब अब हम गामजन हैं। ये जो बजट आपके सामने पेश हुआ है सर, इसमें जो अहदाफ हुकूमत ने मुकर्रर किए हैं अपने लिए, उसको आप कैसे देख रहे हैं और ओवरऑल बजट पर आपका क्या तज्जिया है सर? जी, पहले मैं ओवरऑल बजट पे एक तजिया देना चाहूँगा जी जी, क्योंकि मैं इन्वॉल्व था फाइनेंस मिनिस्टर साहब जी बिलाल कियानी साहब जो बजट बना रहे थे। रिटेलर स्कीम काफ़ी डिस्कस की उन्होंने। तो ओवरऑल तो यह है कि जिन जिन चीज़ों को टच किया, जिन जिन चीज़ों पे उनसे बात की गई, बिजनेस कम्युनिटी आई, ओवरसीज इन्वेस्टर चैम्बर वाले आए, एक्सपोर्टर्स आए, फेडरेशन के सदर और सीनियर अहदेदारान आए, तो उन्होंने जिन चीज़ों का जिक्र किया वो सब चीज़ों को थोड़ा या ज़्यादा एड्रेस किया गया है और उसके ऊपर एक्शन लिया गया है। मिसाल के तौर पे रियल एस्टेट सेक्टर को अब दोबारा रिवाइव करने की ज़रूरत थी, क्योंकि लोग समझ रहे हैं कि ये गल्फ़ में जो टेंशन है उसकी वजह से लोग पैसा दोबारा पाकिस्तान वापस लाएंगे। और हम हमेशा कहते थे कि इसके लिए दरवाज़ा खोलें, दरवाज़ा नहीं खोल रहे तो खिड़की खोलें कम से कम। उन्होंने उसके लिए भी, और रियल एस्टेट से ज़्यादा कंस्ट्रक्शन सेक्टर को वो प्रमोट करते हुए उसमें नज़र आ रहे हैं। ठीक, जिसमें आपने 7E को देखा, एडवांस टैक्स को, और दूसरे टैक्सेस के मद में विदहोल्डिंग टैक्स, एडवांस टैक्स जो सेल एंड परचेज ऑफ प्रॉपर्टी पे लिए जाते थे और ओवरसीज पाकिस्तानीज़ के कंसर्न थे, वो सब एड्रेस करें, उसमें कमी की गई है और खातिर खा कमी की गई है। सुपर टैक्स के में आरिफ हबीब साहब भी मुझसे हमेशा यही कहते थे कि सुपर टैक्स कम कराएं, और बशीर जान मोहम्मद, तो मैं चुपचाप सर नीचे करके ये कहता था कम हो जाएगा, ख़त्म होने का ज़रा मुश्किल है, लेकिन अल्लाह ताला का मेहरबानी है कि सुपर टैक्स को जितना भी वो कम कर सकते थे वो उन्होंने उसको कम करा है। तो टैक्स में फिर कॉर्पोरेट टैक्स और सैलरी क्लास में जो उन्होंने माना था कि हाँ जी ये बर्डन ज़्यादा है, उसको भी एड्रेस किया गया है। और टेक्सटाइल के जो फिक्स टैक्स रिजीम वाले लोग आए थे और उन्होंने कहा कि 1% हम पे अब भी लिया जा रहा है, हालांकि अब हमें नॉर्मल टैक्स रिजीम में दाखिल कर दिया गया है, तो उनका भी इशू एड्रेस किया गया है। तो मैं ये समझता हूँ कि कोई ये नहीं कह सकता कि जी हम मिले थे और हमारे उन इशूज़ को नज़रअंदाज करा। उन इशूज़ को जितना बेग साहब कुछ कहना चाह रहे हैं आरिफ हबीब साहब आपको। सबसे बेग साहब जो है उसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, उन्होंने बहुत मेहनत की है, बहुत मेहनत की है, और ये बिजनेस कम्युनिटी का केस जो है उन्होंने बहुत ज़्यादा जो है वो आगे बढ़कर जो है वो लड़ा है और उसके अच्छे नतीजे आए हैं। आई थिंक इसमें इख्तियार बेग साहब को बहुत क्रेडिट जाता है। बेग साहब आपके देखिए, आपने कहा कि वो आप खामोशी से काम कर रहे थे, तारीफ हो गई उसकी सर। जी,
पीआईए का बिल भी पास हो गया अरे भाई, जी तो जी जी मुबारक पास हो। ये और जवाबी अल्लाह जवाबी ताला मुबारक पाकिस्तान आपके पास आ गई है जी, सर। शुक्रिया। लाइन को जी। अच्छा सर, मैं एक बात तो कहूंगा जीशान जो साहब मुझे के पास इन जाना है सब हमने। बजट में इतने दिनों में जी 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 स- मुझे एक बात सिर्फ कहने दें, जी, जी, और जी। ये बात मुझे सबसे खूबसूरत लगी है, और आज बिलावल साहब ने भी जो हमारे साथ पार्लियामेंट्री कमेटी की 1-1.5 घंटे की मीटिंग की थी, उन्होंने भी इस बात को जो है वो डिस्कस किया है। अच्छा बातें हो रही थी कि जी एनएफसी अवार्ड जो है उसके फार्मूले को बदला जा रहा है, 18th अमेंडमेंट को रोल ओवर किया जा रहा है, और फिर हम ये कहते थे कि नहीं हरगिज़ नहीं होगा, ना एनएफसी अवार्ड का फार्मूला तब्दील होगा और ना आपका 18th अमेंडमेंट रोल ओवर होंगी। तो जो फंड चाहिए थे मरकज़ को, क्योंकि मरकज़ के पास फंड शॉर्टेज हो रही थी, जी 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 वो उन्होंने जब बताए तो ये सूबों ने नहायत खूबसूरती से, नहायत ग्रेसफुली, बड़े अज़्म के साथ मुल्की सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर उन्होंने 1225 अरब रुपए मरकज़ को देने का बोला कि जी एट सोर्स रिडक्शन, या आप हमें दें तो हम आपको वापस दे देंगे। उसमें पंजाब सूबा भी है, उसमें सिंध भी है, केपीके भी है, यस केपीके के 180 हैं, बलूचिस्तान से 85 अरब हैं, सिंध के 310 अरब हैं, पंजाब के 570 अरब है, ये तकरीबन 1200 अरब बनता है। ठीक। तो आप कोई ये नहीं कह सकता कि जी हमारे सूबे सेल्फिश हैं और पैसे इजाफी पैसों को होल्ड करना चाहते हैं। उन्होंने अपने तरक्याती मंसूबे कट करे, हर चीज़ पे समझौता करके उन्होंने वादा करा कि हम सरप्लस भी देंगे मरकज़ को, और ये 1225 अरब रुपए के इजाफी फंड 3 साल के लिए, जी 3 साल के लिए हम देंगे, ताकि हमारी नेशनल सिक्योरिटी की जो ज़रूरत है वो पूरी हो सके, और डेट सर्विसिंग की, सिर्फ इन 2 चीज़ों के लिए है ये फंड, और किसी चीज़ के लिए नहीं। वेरी तो इंपॉर्टेंट। ये इतना देख साहब, मैं आपको खूबसूरती से दोबारा लौट मसला के हल हो जीशान गया मर्चेंट को भी कि सर शामिल 28th करते हैं। अमेंडमेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सर, उस पर दोबारा लौट के आएंगे। जीशान, मैं आपसे जानना चाहूँगा टैक्स के हवाले से थोड़ा सा बताइएगा, आप टैक्स एक्सपर्ट है। ये जो बात हो रही थी सुपर टैक्स की, आरिफ हबीब साहब भी बात कर रहे हैं, एक साहब बेग साहब की बात कर रहे हैं, वो उन्होंने जो 50 करोड़ से ऊपर सालाना आमदन है उसको 10 से कम करके 8% कर दिया है, और 15 करोड़ से 50 करोड़ के जो है सुपर टैक्स ख़त्म कर दिया है। सरचार्ज जो तनख्वाहदार तबके पे लग रहा था 9%, उसे भी ख़त्म कर दिया। स्लैब्स को भी जो है उसमें भी टैक्स की शरह जो 4 स्लैब्स हैं उसमें कमी लेकर आए हैं। किस तरह देखते हैं जीशान मर्चेंट, जरा इस हवाले से बताइएगा एज ए टैक्स एक्सपर्ट, इससे जो रिक्वायर्ड रिलीफ था वो मिलेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी हियर। बजट ओवरऑल मुझे अच्छा बैलेंस बजट लगा है। जहाँ तक सुपर टैक्स की बात है तो सुपर टैक्स में 2 किस्म की चेंजेस हुई हैं। एक चेंज ये हुई है कि जो 15 करोड़ से 50 करोड़ तक खत्म कर दिया जी। है, लेकिन जो दूसरी चेंज हुई है इसमें, वो चेंज ये है कि जो ईएनपी, बैंक्स और फर्टिलाइजर सेक्टर है, उसका जो सुपर टैक्स का रेट जो है वो 15 करोड़ पे जो है अब वो 10% कर दिया गया है। तो ये जो है रेवेन्यू कलेक्शन मेजर है, इससे जो है फर्टिलाइजर सेक्टर को थोड़ा सा जो है वो कॉस्ट उसकी बढ़ जाएगी, जो कि आगे उसको होगी। मेरे ख्याल से मिसप्रिंट है, लेकिन जब मैंने फाइनेंस बिल को देखा गौर से तो उसमें वाकई ये नजर आया कि बैंक्स, ऑयल एक्सप्लोरेशन और फर्टिलाइजर, Yes. इनका अब 15 करोड़ पे जो पहले 1% था उसे 10% सुपर टैक्स कर दिया गया है। तो ये एक थोड़ा सा रेवेन्यू मेजर नजर आया। सैलरी टैक्स पेयर्स के 4 स्लैब्स थे, 5 स्लैब्स थे, उसको अब 8 स्लैब्स कर दिया गया है। सैलरी टैक्स पेयर्स जो 2 लाख रुपए माहाना से ऊपर कमा रहा है उसको जो है वो रिलीफ बतदरीज दिया गया है। और वो अगर आप कहेंगे तो मैं आपको मोटा मोटा उसका हिसाब बता देता हूं कि अगर 2 लाख रुपए जो टैक्स महीने की कमा रहे हैं, यानी 24 लाख रुपए सालाना, उसको 6,000 रुपए का टैक्स कम हुआ है। जो 36 लाख रुपए सालाना कमा रहे हैं उसका 50,000 रुपए टैक्स कम हुआ है। जो 4 लाख रुपए कमा रहा है सालाना महीना और 48 लाख रुपए कमा रहा है सालाना, उसको 1,17,000, और जो 12 लाख रुपए यानी 10 लाख रुपए माहाना और 1 करोड़ 20 लाख रुपए सालाना कमा रहा है उसका 5,11,000 रुपए से टैक्स कम हुआ है। तो ये जो मिडिल टू हाई अर्निंग
सैलरी टैक्स पेयर्स है उनको फायदा हुआ है, जो कि अच्छा है। और 2 लाख रुपए तक तो वैसे ही जो है वो बहुत कम टैक्स था, तो वो एक मेजर प्रॉपर इन राइट डायरेक्शन। जो इसके साथ हम एक्सपेक्ट कर रहे थे जो कि ना हुआ, वो हम एक्सपेक्ट ये कर रहे थे कि बिजनेस कम्युनिटी जो इंडिविजुअल और पार्टनरशिप फर्म्स हैं उनका जो मैक्सिमम टैक्स रेट है वो 45 और प्लस 4.5 49.5% है। हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि उनका भी टैक्स रेट्स को कम किया जाएगा, क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी है और उसको जो है इस बजट में इग्नोर किया गया है। मैं समझता हूं कि अगर इख्तियार बेग साहब का बैठे हुए, मैं उनकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए उनसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जब ये बजट के ऊपर डिस्कशन हो तो इंडिविजुअल बिजनेस और एओपी बिजनेस को भी टैक्स रेट्स को, जिस तरह से सैलरी को रिकंसिडर किया गया, उसको करें। फिर एक और अच्छी चीज जो इस बजट में नजर आई मुझे कि एक्सपोर्टर्स के ऊपर से सुपर टैक्स को बिल्कुल खत्म कर दिया गया है और एक्सपोर्टर्स को जो पहले 1+1 टैक्स लग रहा था उसको अब वो 1.25% कर दिया गया। एक अच्छी पोजीशन है। आईटी एक्सपोर्टर्स, इनका कंसेशनरी रेट जो है इस साल खत्म हो रहा था 2026 में, उसको कंसेशनरी रेट को इन्हांस करके 3 साल के लिए बढ़ा दिया गया और अब वो टैक्स ईयर 2029 तक जो है वो 0.25% टैक्स देंगे। वेरी पॉजिटिव स्टेप। हमारी आईटी की एक्सपोर्ट्स को इससे बढ़ना चाहिए और मैं ये देखकर बड़ा मुझे खुशी और इत्मीनान भी हुआ है। इसी तरीके से अगर हम और बात करते हैं कि बहुत सारे रिलीफ्स दिए हैं, प्रॉपर्टी के ऊपर जो है वो रिलीफ दिया है, जो परचेज और सेल पे जो है रिलीफ है। इसी तरीके से जो अगर इंटीग्रेशन हमें अब करना है, ई इंटीग्रेशन करना है, उसके लिए जो उसकी इन्वेस्टमेंट कॉस्ट है उस पे जो है वो 10% का टैक्स क्रेडिट दिया है। तो और इसी तरह से जो मिनिमम टैक्स है जिसका टर्नओवर पहले 100 मिलियन के ऊपर वो मिनिमम टैक्स लगता था, उसको बढ़ाकर 200 मिलियन कर दिया। अगेन एक पॉजिटिव स्टेप है। इसी तरीके से जो इनहेरिटेड प्रॉपर्टी की कॉस्ट के ऊपर झगड़ा चल रहा था, परेशानी थी, कंफ्यूजन थी, उसको क्लेरिफाई कर दिया है। एक जो चीज रेवेन्यू मेजर नजर आई जो कि मुनासिब लगती है कि जो ये सोशल मीडिया से जो लोग इनकम्स जनरेट करते थे और टैक्स नहीं देते थे, उसके ऊपर अब 5% टैक्स लगाया गया है। होलसेलर और डिस्ट्रीब्यूटर का जो रेट 0.25% था उसको अब 0.5% किया है। ये रेवेन्यू मेजर है और इन्फोर्समेंट मेजर्स जो है वो भी कुछ नजर आ रहे हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये एक अच्छा बजट है। और जो इसमें मुझे एक बहुत अच्छी चीज नजर आई इस बजट में कि हम जो सुन रहे थे कुछ अरसे से कि फेसलेस ऑडिट होना चाहिए। यानी नहीं पता चले कि टैक्स कलेक्टर को कि वो किसका ऑडिट कर रहा है और टैक्स पेयर को भी ना पता चले कि कौन ऑफिसर है जो उसका ऑडिट कर रहा है। तो इस बजट में उस चीज को इनकॉर्पोरेट किया गया जो कि एक अच्छा स्टेप है। अब जो लोग कहते थे कि बहुत ज्यादा परेशानी होती है टैक्स डिपार्टमेंट से, उसको कर्ब करने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए दिस अ वेरी गुड स्टेप। अगर इसको प्रॉपरली इंप्लीमेंट कर दिया जाए तो मैं समझता हूं दिस इज गोइंग टू हेल्प अ लॉट ऑफ टैक्स पेयर्स। और ये वो पॉजिटिव चीजें हैं जो इस बजट से मुझे नजर आ रही हैं। इसके साथ सेल्स टैक्स में भी कुछ चीजों में चेंज किया गया है। हम थर्ड शेड्यूल ओरिएंटेड बनते चले जा रहे हैं कि हम चाह रहे हैं कि हम मैन्युफैक्चरर से ही अप टू द स्टेज ऑफ रिटेलर्स का टैक्स ले लें। मैं वैसे इसको मुनासिब नहीं समझता हूं क्योंकि एफबीआर हमेशा से ये कहता रहा है कि सप्लाई चेन को मैनेज होना चाहिए। इस थर्ड शेड्यूल में बहुत सारे आइटम्स को डालने से ये नजर आ रहा है कि सप्लाई चेन को हम सिस्टम में नहीं ले सके हैं। इसमें एक चीज जो मुझे मिसिंग लग रही है, अगर आप इजाजत दे दें मैं कंप्लीट करूं, एक चीज जो मुझे मिसिंग लग रही है, हमने आज भी जो है नॉन फाइलर्स को जो है एक कैटेगरी तस्वर किया है और हमने आज भी जो है नॉन फाइलर्स को जो है वो सिस्टम में लाने के लिए कोई स्टेप नहीं लिया। ये बहुत बड़ी मिसिंग चीज है। एक एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं कि पाकिस्तान में तकरीबन कोई 7 करोड़ बैंक अकाउंट्स हैं और 60 लाख टैक्स पेयर्स हैं। अगर एक टैक्स पेयर का मैं ये समझ भी लूं कि 5 बैंक अकाउंट्स हैं एक टैक्स पेयर के पास, तो वो 3 करोड़ बैंक अकाउंट्स बनते हैं। तो बाकी 4 करोड़ किसके हैं? उसको ढूंढे। हम हर महीने जो है वो विदहोल्डिंग टैक्स नॉन फाइलर का जमा कराते हैं। वो डेटा एफबीआर के पास है।
उसको सिस्टम में लें, आपका टैक्स बेस भी बढ़ जाएगा और जो ये एम्बिशियस टारगेट है फिर इस ज़ीशान, अगले ये जो साल का। जी ज़ीशान, आप ही की बात को मद्देनजर रखते हुए, इसी को बढ़ाते हुए, जो एफबीआर के टैक्स वसूली का हदफ रखा गया है 15,264 अरब रुपए, ये आपको फिर प्रैक्टिकली किस तरह से हम इसको अचीव कर पाएंगे, कीपिंग इन व्यू के हॉरिजॉन्टली तो हम इसको ब्रॉडन नहीं कर पाए हैं टैक्स नेट को अभी तक, बेस को, लेकिन वर्टिकली ये बढ़ता हुआ नजर आया है, तो इसको ब्रॉडन अप करने के लिए प्रैक्टिकली हम क्या कर सकते हैं? ब्रिलियंट क्वेश्चन। आपने बहुत जबरदस्त, जो मैं कहना चाह रहा था वो आपने सवाल कर लिया। देखिए, हमने अगले साल का जो टैक्स टारगेट है वो तकरीबन 17.5% जो है वो हमने बढ़ाया है। हम 4% की ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं और तकरीबन कोई 8.25% का इन्फ्लेशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो 12.25% तो तकरीबन यही कवर हो जाएगा, इसी से कवर हो जाएगा हमारा अब जो गैप रह गया वो 5.25% का रह गया। तो जो मैं अभी बात कर रहा था कि हमारे पास लो हैंगिंग फ्रूट्स मौजूद हैं in the shape of data of non-filer, in the shape of 4 करोड़ बैंक अकाउंट्स, in the shape of sales tax unregistered का डेटा, अगर इसके ऊपर हम AI को इस्तेमाल करते हुए जो कि लॉ के प्रोविजंस में मौजूद है, अगर हम उसको इस्तेमाल करें नादरा से, जो हमारे पास नादरा हमारा CNIC हर चीज है हमारे पास, उसी से हम हर चीज को ट्रैक कर सकते हैं। अगर इन इंफॉर्मेशंस को हम अगर इस्तेमाल करेंगे तो मुझे कोई वजह नहीं नजर आती कि हम अगले साल जब डिस्कस कर रहे होंगे तो आप बड़े खुशी से ये अनाउंस कर रहे होंगे कि एफबीआर ने अपना टैक्स कलेक्शन का टारगेट को अचीव कर लिया है। तो मैं समझता हूँ कि मौजूद है, इम्पेटस मौजूद है। हमने ग्रोथ का बजट देखा कि ग्रोथ ओरिएंटेड बजट नजर आ रहा है, तो अब मुझे नजर नहीं आता कि अगर हम थोड़ी सी एफर्ट्स करें तो क्यों हम इस टैक्स टारगेट को अचीव नहीं कर सकते। वेरी इंपॉर्टेंट। आरिफ हबीब साहब, सर इन्वेस्टमेंट के हवाले से बात होती है, पाकिस्तान में जो है वो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स आगे आए, आप उसकी एक बड़ी मिसाल है कि आप जो है वो बड़े अपने कंसोर्शियम के साथ और आप लोगों ने PIA जो है वो परचेज किया है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को कैसे अट्रैक्ट किया जा सकता है, एक्सपोर्ट्स की बढ़ोतरी की भी बात हो रही है, ज़रा इस हवाले से बताइएगा कि आप क्या सजेस्ट करेंगे, कोई विजन नज़र आए इस बजट में कि इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट किया जाए पाकिस्तान में, स्पेशली जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं उनको भी और फॉरेन को भी? आई थिंक हमारा जो इन्वेस्टमेंट टू GDP रेशियो है इज वेरी पैथेटिक, बहुत डिसअपॉइंटिंग है, और हम ये रीजन में अगेन सबसे कम है। आई थिंक उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि इन्वेस्टमेंट जो पाकिस्तान में हो नहीं रही या बाहर से नहीं आ रही, उसके 3 बड़े फैक्टर्स हैं। एक तो ये कि हमारा एनर्जी कॉस्ट बहुत हाई है, और रीजन से अगर हम कंपेयर करें तो हम काफ़ी ज़्यादा हैं। हमारे पास टैक्स रेट जो हैं वो तो बहुत ही ज़्यादा हाई हैं, और इसकी ये भी एक वजह है कि जिसकी वजह से नई इन्वेस्टमेंट जो है वो नहीं आ रही। और तीसरी वजह इंटरेस्ट रेट्स हैं। इंटरेस्ट रेट 22% से तो कम हुए हैं, लेकिन फिर भी ये 11.5% जो है अगर हम रीजन से कंपेयर करें तो बहुत ज़्यादा। तो आई थिंक जब तक, और ये प्राइम मिनिस्टर साहब से और टीम के साथ हमेशा ये डिस्कशन होता रहा है कि जब तक आप इस चीज़ को ठीक नहीं करेंगे तो कोई खातिर ख्वाह नई इन्वेस्टमेंट जो है वो एक्सपेक्ट करना जो है वो ठीक नहीं होगा। इसलिए कि अभी तो इस वक्त पाकिस्तान में बहुत सारे सेक्टर्स हैं कि जो बिलो कैपेसिटी चल रहे हैं, उनके पास आइडियल कैपेसिटीज मौजूद हैं। पहले तो उनको यूटिलाइज करना प्रायोरिटी होनी चाहिए, और जब वो यूटिलाइज होंगे तो फिर नई इन्वेस्टमेंट का केस जो है वो बनेगा। एंड खास तौर पर ये कंस्ट्रक्शन मटेरियल में बहुत ज़्यादा अंडर यूटिलाइजेशन है। तो ये अभी जो गवर्नमेंट ने जो कंस्ट्रक्शन के लिए इकदाम किए हैं उससे जो है वो बेहतरी आनी चाहिए। कुछ और भी इन्होंने जो पर्सनल टैक्सेशन कम किया है तो उससे लोगों के हाथों में ज़रा डिस्पोजेबल इनकम जो है वो बढ़ेगी। तो हमारे जो पिछली जो महंगाई हुई उसमें जो डिमांड डिस्ट्रक्शन हो गई उसको रिस्टोर करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वो 2-3 चीज़ों से आएगा कि आपने ये इनके ऊपर टैक्स का लोड जो है वो कम किया है। अभी हमारा जो पॉलिटिकल हालात पाकिस्तान के अच्छे हो रहे हैं, ईरान खुलने के चांसेस हैं, तो ये सब चीज़ें जो है वो एक पॉजिटिव रोल प्ले करेंगी इसके अंदर। और फिर गवर्नमेंट को चाहिए कि थोड़ा सा ज़्यादा तवज्जो दे कि इनके पास जो लैंड बैंक मौजूद है इसको पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में डेवलप करने के लिए इनिशिएटिव्स लें। और जो डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स हैं, जो कहते हैं कि भाई हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, हम नहीं कर सकते, प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप में डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट जो है वो बआसानी हो सकते हैं। अभी ये जो शाहरा भुट्टो का मॉडल हमारे सामने है, और इसको जो है वो आई थिंक रेप्लिकेट करना चाहिए हर जगह पे, कि वहाँ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का मॉडल जो है
गवर्नमेंट को ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट नहीं करने पड़े हैं और वो पब्लिक सेक्टर और बैंक्स जो है उसको इन्वेस्ट कर रहे थे। उससे फिर इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी, रोजगार बढ़ेगा और ये जो अंडर यूटिलाइज कैपेसिटीज हैं वो चलेंगी और गवर्नमेंट के रेवेन्यू जो है उसमें भी जो है वो इजाफा होगा। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि हर जगह इंटरवेंशन करके उनको प्रोजेक्ट का दर्जा दे के जो है इसके ऊपर काम करे, तो आई थिंक उसके अच्छे नताइज इंशाल्लाह जो है हमारी मईशत देखेंगी। ठीक है। अच्छा मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब, सर दो इंपॉर्टेंट चीज़ें, एक तो सर ज़रा फरमाइएगा BISP के बजट में जो 838 अरब रुपए यानी 17 अरब रुपए का जो इजाफे की तजवीज़ है सर, उसको आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि पीपल्स पार्टी की तरफ से ये वज़ीर आज़म से मुतालबा भी किया गया था कि इसको बढ़ा दिया जाए क्योंकि उसके थ्रू बहुत से लाखों ख़ानदान हैं जो पल रहे हैं। फिर दूसरा सर बात आती है प्राइवेटाइजेशन की, उसके लिए भी 160 अरब रुपए रखा गया है और हुकूमत वक्त की ये ख्वाहिश भी है कि प्राइवेटाइजेशन के अमल को तेज़ किया जाए। तो इन दोनों पर मैं चाहूँगी कि आप अपना एनालिसिस दीजिएगा सर। अच्छा सर, ये ग्रुप के ऊपर ये यहाँ पे मैसेज कर रहे हैं कि बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, जी सर, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम एक वो प्रोग्राम है जो उसको पूरी दुनिया में सराहा गया है जी। ये गरीब से गरीब तरीन जो सेगमेंट सोसाइटी का है ये उसको सोशल प्रोटेक्शन देता है और ये जो इन्हेंसमेंट की रिक्वेस्ट की गई है ये उसकी पाई बढ़ाने के लिए की गई है। ये वो प्रोग्राम है जिसकी वर्ल्ड बैंक ने भी तारीफ़ की और IMF ने भी प्रोग्राम की, तो मैं उसकी पूरी हिमायत करता हूँ। जहाँ सवाल प्राइवेटाइजेशन का, देखिए अभी इस साल दो बहुत ही कामयाब प्राइवेटाइजेशन हुई हैं, एक PIA की हुई है और एक स्पेक्ट्रम 5G की जी शीज़ा की जो IT के मिनिस्टर हैं उन्होंने फातिमा की ख्वाजा, है और दोनों बड़ी ट्रांसपेरेंट थी, बहुत ट्रांसपेरेंट थी और सब्सटेंशियल फंड्स उनको मिले हैं इसमें। अब इसमें हमें जो जल्दी और ज़्यादा तवज्जो देनी है वो डिस्कोस 3 प्राइवेटाइजेशन के लिए ला रहे हैं जिसमें फैसलाबाद, गुजरांवाला और इस्लामाबाद है। ये ब्लीडिंग हो रहे हैं और इसमें हमने बेहतर कंपनियां सिलेक्ट की हैं ताकि बेचने में कुछ आसानी हाँ, हो। क्योंकि ये तो अब मैंने उसके बाद ब्लीडिंग कम है। SOEs हैं, स्टेट ऑन इंटरप्राइजेज जो हैं, रेलवे है, स्टील मिल है, वापडा है, इनको प्राइवेटाइज करें। ये 1000 अरब रुपए सालाना जो हैं ये ब्लीडिंग हो जाती है। पीपल्स पार्टी इस प्राइवेटाइजेशन की हामी है। IMF की भी डिमांड है, रिक्वायर जी। देखिए हमें जो सबसे बड़ा कंसर्न होता है अनवर, वो होता है हमें रीट्रेंचमेंट का, यानी लोगों को जॉब से निकालना। अगर उसमें हमें मुतमईन कर दिया जाए कि जी इनको निकाला ऐसा नहीं जाएगा और एक मैकेनिज्म के तहत हो, चाहे गोल्डन हैंडशेक हो या कुछ पीरियड के लिए उन्हें नहीं निकाला जाए या कॉमन पूल में जाए, तो वी आर वेरी हैप्पी। ठीक, हमारा जो प्राइवेटाइजेशन में कंसर्न सिर्फ एक है कि हम चूल्हे जलाने आए हैं, हम चूल्हे बुझाने नहीं आए। ठीक, और यही, लेकिन साथ साथ जो नया लेते हैं उन्होंने बाइबल बनाने के लिए उनका पूरा हक है, उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है, तो उसको हम डिक्टेट नहीं कर सकते अदर देन व्हाट इज एग्रीड इन द एग्रीमेंट। लेकिन हमारी कोशिश ये होती है कि रिट्रेंचमेंट ना करें, कोई भी प्राइवेटाइजेशन हो या एक तवील अरसे में रिट्रेंचमेंट हो। ठीक, वेरी इंपॉर्टेंट सर। मैं ज़ीशान मर्चेंट आपके पास आना चाहूँगा। जो आपसे लास्ट हमारे स्पेल में सवाल किया नाजिया ने कि इन्फोर्समेंट, ये जो टारगेट रखा गया है FBR की जानिब से, एम्बिशियस है, अचीवेबल है, इन्फोर्समेंट के हवाले से क्या बेहतर और लायमल इख्तियार किया जा सकता है FBR में? ये सवाल भी हुआ था फाइनेंस मिनिस्टर से गुज़श्ता कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की और चेयरमैन FBR में मौजूद थे कि क्या वजह है कि जो टारगेट रखा जाता है वो अचीव नहीं हो पाता। आप एक प्राइवेट सेक्टर से हैं, आप बताइएगा, खुद फाइनेंस मिनिस्टर जो हैं वो एक प्राइवेट सेक्टर से आए हुए हैं, उन्होंने कहा कि हमें कल्चर चेंज करना होगा, हमें ये जो सिफारशी कल्चर है, ये जो कनाइवेंस का कल्चर है, इसको ख़त्म करना होगा। आप समझते हैं ये जो फेसलेस टैक्स सिस्टम है ये इसका तदारुक कर पाएगा और डू वी नीड मोर अदर देन, वो तो बात बिल्कुल उससे दो राय नहीं हो सकती कि हमें ज़्यादा टैक्स पेयर्स को लाना होगा। इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म को कैसे इफेक्टिव बनाया जाए? देखिए
इसका दो प्रॉन्ग जवाब है। पहला तो ये कि ये फर्स्ट स्टेप इन द राइट डायरेक्शन है, कि एक जो स्टेप लेना था वो लिया जा रहा है अब। दूसरा ये कि गवर्नमेंट को जो है ये फैसला करना पड़ेगा कि क्या वो वाकई जो है उन लोगों से जो इस सिस्टम में नहीं है उनसे टैक्स लेना चाहते हैं या नहीं है। Yes. क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि इस दफा भी एक ताजिर के लिए स्कीम लाई गई, कुछ साल पहले भी एक ताजिर दोस्त स्कीम लाई गई थी, उससे कुछ साल पहले भी एक स्कीम लाई गई थी, और उससे कुछ साल पहले भी एक स्कीम लाई गई थी। तो यानी ये पिछले 15-20 साल के अदवार में जो है कई ताजिरों के लिए स्कीम लाई जा चुकी हैं, लेकिन वो आज तक सक्सेसफुल नहीं हुई। वजह उसके पीछे कोई भी हो, हम नहीं करवा पाए, वो करना नहीं चाहते थे, कुछ उसमें फ्लॉज थे स्कीम में। तो इन चीजों के ऊपर हमें अब एक फैसला करना पड़ेगा कि अब हमें करना क्या है, कि वेदर डू वी वांट टू bring all these people in the system by improving the system and by having the will, कि हमारी will है या नहीं। तो will derive करेगी गवर्नमेंट की कि वो इन्फोर्समेंट होनी चाहिए या नहीं, कनाइवेंस, दूसरी चीजें, ये सब सेकेंडरी मैटर्स हैं। अगर गवर्नमेंट ने आज ये फैसला कर लिया कि हमें ये जो है टैक्स टारगेट को अचीव करना है, और वो अचीव सिर्फ नॉन फाइलर्स को लेकर करना है, तो कोई वजह नहीं है कि आप ये टैक्स टारगेट को अचीव कर सकेंगे। और मैं ये समझता हूं, देखिए दुनिया में जो टैक्स वैसे ही सबसे जेबों से निकाला जाता है और एक्सट्रैक्ट करके निकाला जाता है, खुशी से कोई भी नहीं देता, लेकिन हमारे यहाँ पाकिस्तान में जो इस वक्त टैक्स रेट्स हैं वो मेरे ख्याल से दुनिया में जो हाईएस्ट टैक्स रेट्स हैं उसके बराबर हैं। लेकिन दुनिया में होता ये है कि आपको उसके एवज में जो है एजुकेशन फ्री मिलती है, बेसिक हॉस्पिटलाइजेशन फ्री मिलती है, पानी फ्री मिलता है, वो सारी चीजें मिलती हैं। अलबत्ता हमें तो यहाँ पानी भी खरीदना पड़ता है। मसला ये, कराची जैसे शहर में हम पानी खरीदते हैं, हर हफ्ते पानी खरीदते हैं। तो मसला ये कि अगर मैं टैक्स ज्यादा दे रहा हूं तो मुझे कुछ तो बेनिफिट मिले, इसके ऊपर मैं जो सेल्स टैक्स है वो एडिशन में दे रहा हूं। Yes. तो मेरी अगर 50% इनकम टैक्स है और ऊपर से 18% मेरी सेल्स टैक्स लग रहा है मुझे, तो मैं कहां खड़ा हूं, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो इन्फोर्समेंट वर्सेस वॉलेंट्री कंप्लायंस, देखिए इन्फोर्समेंट भी होनी चाहिए और वॉलेंट्री कंप्लायंस भी होनी चाहिए। इन्फोर्समेंट गवर्नमेंट की विश और विल से होगी, और वॉलेंट्री कंप्लायंस टैक्स रेट्स को नीचे करके होगी। तो ये दो तरीके से अगर हम काम करेंगे तो यकीनन ये सारी चीजें अचीव कर सकेंगे। अच्छा ज़ीशान, अभी आपने बात की कि ताजिर के लिए जो भी स्कीम इस बजट में भी हमने देखी, इससे पहले भी स्कीम्स आई, लेकिन ठीक है वो उस तरह से कारगर साबित नहीं हो सकी हैं, और टैक्स कलेक्शन का जो हॉराइजन है उसको हम एक्सपैंड नहीं कर पाए हैं, वजूहात जो भी हों। ये जो इस बजट में स्कीम लाई गई है उसको आप कितना मुख्तलिफ पा रहे हैं जो पहली स्कीम्स आई हैं, और क्या अब इससे जो मकासद है वो अचीव हो पाएंगे, और जो खास तौर पर जो छोटे ताजरों के दिमाग में एक खौफ है टैक्स ना देने का, उसको खत्म किया जा सकेगा? देखिए इस वक्त जो सबसे बड़ा, आपने बिल्कुल यू निप्ड इन द बड, आपने सबसे बेहतरीन बात की। इस वक्त जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो ट्रस्ट डेफिसिट है, चाहे वो एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर्स हो या वो लोग हों कि जो जिसके लिए ये ताजिर स्कीम लेके आई गई है। उनको डर ये लगा हुआ होता है कि हम सिस्टम में अगर आ जाएंगे तो मर गए। उनके सबसे बड़ा फियर ये है कि वो सिस्टम में आएंगे और फंस जाएंगे। तो अगर तो हम इस ट्रस्ट डेफिसिट को कम कर सकें या खत्म कर सकें तो ये स्टेप इन द राइट डायरेक्शन होगा। देखिए टैक्स देने से कोई नहीं घबराता, वो ये कहता है कि यार मुझसे टैक्स ले लो लेकिन मेरे पीछे नहीं आओ, मेरी जान छोड़ दो, मुझे एक्सटॉर्शन नहीं करो, मुझे तंग ना करो। तो इस स्कीम में एक दो ऐसे पॉइंट्स मुझे नजर आए हैं जो कि अच्छे हैं। गालिबन ये ताजिरों के साथ डिस्कस भी की गई हुई है, तो मेरे ख्याल से इस पे विलिंगनेस अभी तो नजर आ रही है। अब आज रात को इसका पूरा फॉर्मेट पढ़ के फिर इंशाल्लाह आपको डिटेल में बता सकता हूं कि इसमें अगर कोई ऐसा सुकून तो नहीं रह गया, बट ओवरऑल ऑन द फेस ऑफ इट इट लुक्स गुड स्कीम टू मी। आरिफ हबीब सर आपसे मैं जानना चाहूँगा, एसओईज की बात हो रही है, जाहिर बात है जहाँ हम देख रहे थे जो टोटल बजट का आउटले है उसमें मेजर चंक जो है वो आपके डेवलपमेंट में जा रहा है, आर्म फोर्सेस के लिए जा रहा है डिफेंस बजट में, और जो कर्जे हैं उनके मार्कअप में। तो फेडरल गवर्नमेंट के पास तो तरक्याती कामों के लिए बहुत महदूद बजट रह जाता है। साथ में स्टेट ओन्ड इंटरप्राइजेस के हवाले से भी कहा जाता है कि बहुत सी, जैसे जो नाम भी कुछ लिए मिर्ज़ा अख्तियार बेग साहब ने, आपने PIA परचेज़ किया है। ज़रूरत है PIA के एक बड़ा ताबनाक माजी था लेकिन बड़े दगरगू हालात थे, अब आप इंशाल्लाह उसको टर्न अराउंड करेंगे। आप समझते हैं वक्त आ गया है कि हमें
तेजी से प्राइवेटाइजेशन की तरफ जाना चाहिए, ताकि ये जो ब्लैक होल बना हुआ है कि स्टील मिल है या कोई और ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनको हुकूमत पाल रही है, खुद से प्रोडक्टिविटी उनकी कुछ नहीं है। सर अनम्यूट कर दीजिएगा अपना जूम। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, और इसकी ज़रूरत है कि हम तेज़ी से जो है प्राइवेटाइजेशन करें। आई थिंक इस गवर्नमेंट का जो है वो बिल्कुल ज़रूर जो है ये डिज़ायर है, नज़र आती है। और ये आई थिंक जो प्राइवेटाइजेशन कमीशन अब काम कर रहा है जिस तरीके से, और वो बहुत अच्छा काम कर रहा है। जिस तरह उन्होंने PIA में बड़ा प्रोफेशनली काम किया, अब वो डिस्कोर्स को जो है मार्केट कर रहे हैं। ये इस्लामाबाद एयरपोर्ट भी जो है उसको भी वो प्लान कर रहे हैं। अच्छा। तो इस तरह दूसरी उन्होंने चीज़ें रखी हुई है, जिस पे आई बिलीव कि प्राइम मिनिस्टर ने इनको ताकीद की हुई है कि इसमें आप तेज़ी से जो है इनकी प्राइवेटाइजेशन करें। और मैं समझता हूँ कि ये गवर्नमेंट के ऊपर माली बोझ को कम करने का, और उन प्राइवेटाइजेशन से जो प्रोसीड हासिल होंगी वो भी ये बजट में जो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके लिए पहले भी पाकिस्तान में जो प्राइवेटाइजेशन जो है वो बहुत सक्सेसफुल रहा। आप ये देखें कि बैंक्स जो थे हर साल गवर्नमेंट को पैसे डालने पड़ते थे। यस। अब ये बैंक्स जो हैं वो रोजगार भी ज्यादा दे रहे हैं, और बहुत बड़े टैक्सेस जो है गवर्नमेंट को दे रहे हैं। दूसरे भी प्राइवेटाइजेशन के जो इनिशिएटिव्स थे वो बहुत पाकिस्तान में सक्सेसफुल रहे। तो उनको जो है वो रिपीट करना चाहिए, और जो भी बाकी जितने भी ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं, तो उसमें ये है कि कम से कम जो गवर्नमेंट के ऊपर उनके लॉसेस का बोझ जो है वो कम हो जाएगा, और उनकी जो प्रोसीड है वो आई थिंक गवर्नमेंट को बजट पे काम आ जाएगी। मैं बेग साहब एक सवाल आपसे जरूर करना चाहूंगा कि IMF के हम प्रोग्राम में हैं और वो कहते हैं कि या अपने आप महसूलात बढ़ाएं या अखराजात कम करें। तो सर ये आपने 18वीं तरमीम की भी बात की, 7th NFC अवार्ड की बात की, बहुत सी वजारतें जो हैं अब वो सब्जेक्ट डिवॉल्व हो चुके हैं सूबों के पास, वो अभी भी मौजूद हैं वफाक में। तो इस डुप्लिसिटी को ख़त्म करना चाहिए ताकि अखराजात में कटौती आए। आप डू यू एग्री विद दिस? जाहिर बात है आप लोगों ने ज़बरदस्त कंसेंसस डेवलप करके 18वीं तरमीम पास की थी। मैं आपसे अनवर सर 100% मैं आपसे एग्री करूंगा। हमें ये जो 6 वजारतें हैं जो वफाक ने अपनी गोद में रखी हुई हैं, जो डिवॉल्व हो चुकी हैं, जो सूबों की हैं, जो सूबों को ट्रांसफ़र करके खर्चे उन पर डालें और अपने खर्चात में कमी कर सकें, बिल्कुल वो तक नहीं कर रहे। जहाँ तक सवाल है इनकी ऑस्टेरिटी मेजर्स का, जो स्कीम चलाई थी उससे मुझे तो कोई वाज़ेह फ़ायदा नज़र नहीं आया। गाड़ियाँ अब भी बम्पर टू बम्पर चलती हैं, और ये वर्क एट होम और ये रात और मार्केट जल्दी, कोई मुझे फिगर नहीं दे सके। अभी फाइनेंस एंड रेवेन्यू की स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग में हमने मांगी थी। अच्छा। बहरहाल इस बजट पे कल से हमारी स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंगें 24 तारीख तक रात के 11-11 बजे तक चलेंगी। एक एक क्लॉज हम इंशाल्लाह रिव्यू करके अपना मौक़िफ़ देंगे, पॉइंट ऑफ व्यू, और जहाँ मुल्क के मफाद में, बिज़नेस कम्युनिटी के मफाद में अड़ना हुआ वहाँ अड़ के कोशिश करेंगे कि उसको कराएं भी, ताकि फ़ाइनल जो फाइनेंस बिल पास हो वो लोगों की इरिटेंट जो हैं कम से कम उनको वो एड्रेस कर सके। और लेकिन अगर आप एंड में ये पूछें कि बजट कैसा लगा जी, तो मैं कहता हूँ IMF के प्रोग्राम में होते हुए भी गल्फ और रीजन में जो टेंशन है उसको, कन्फ्लिक्ट्स को देखते हुए जो फिस्कल स्पेस थोड़ी बहुत ये क्रिएट कर सकते थे, उसको देखते हुए ये एक बजट है जिसमें बिजनेस कम्युनिटी ये कह सकती है कि हमारी अगर पूरी इश्यूज़ को नहीं एड्रेस किया गया तो हमारी काफ़ी इश्यूज़ को एड्रेस किया गया है, और संजीदगी से प्राइम मिनिस्टर ने उनका नोटिस लिया है। ये सब चीज़ें बिजनेस फ्रेंडली बजट या ताजिर दोस्त बजट ये बातें होती हैं, बट प्रैक्टिकली ये देखना है कि हमने जो मीटिंगें करवाई थी, बिजनेस कम्युनिटी के लोग आए थे, अच्छा। एप्टमा के लोग आए थे, उनकी कुछ चीज़ें अभी बाकी हैं। उसमें पावर टैरिफ का है, उसमें मार्कअप का सिंगल डिजिट है, उसमें आपने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम करने का या कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस का है, तो उसमें भी
बहुत सख्त ज़रूरत है हुकूमत की कि वो संजीदगी से आने वाले वक्त में एक्शन ले। PDL शुड नॉट बी ए सोर्स ऑफ रेवेन्यू जनरेशन। 1700 अरब रुपए PDL पेट्रोलियम डेवलपमेंट लीवे कलेक्ट करके दिए और 2 सालों में अनवर और नादिया जी। ये 2700 अरब वसूल किए गए। दिस इज द हाईएस्ट एंड द बिगेस्ट नॉन टैक्स रेवेन्यू। अब आप और जगह तो है नहीं, जितना शॉर्टफॉल है 866 बिलियन का, तो 700 बिलियन हो जाएगा मंथ एंड पे। वो आपने यहां से पूरा कर लेना है ठीक। PDL से। जी जी बिल्कुल। तो PDL को खुदारा, और फिर हमें उन्होंने ये नहीं बताया IMF से 1.4 की लिमिट मिली है क्लाइमेट रेजिस्टेंस के लिए। 400 बिलियन डॉलर डिसबर्स हो गए। 2.5% कार्बन लीवर टैक्स ले रहे हैं और 117 रुपए पर लीटर पेट्रोल पे PDL ले रहे हैं। पर ये पैसे खर्च कहाँ होंगे और खर्च कहाँ हो रहे हैं, इसका कोई जिक्र नहीं। वेरी इंपॉर्टेंट। क्या आपने क्लाइमेट रेजिस्टेंस के लिए किया, क्या कार्बन लीवे के लिए आपने जो है एक्शन लिए, वो कोई ना क्वांटम पता है ना कोर्स ऑफ एक्शन पता है। हम चाहेंगे और हम पूछेंगे कि वो बताएं जो पैसे कलेक्ट किए गए वो खर्च कहाँ हुए हैं। ये सर बड़ा आपने important बात अहम है, नुक्ता उठाया। ये जाहिर आपने डायरेक्ट किटी में ले लिए। वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, जी जीशान से। जीशान, अभी आरिफ हबीब साहब ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की। उन्होंने कहा कि यकीनी तौर पे हुकूमत का मतमे नज़र जो है वो बरामदात में इजाफा है, उसी से हमारा जो मौशी पहिया है उसकी कामयाबी या तेज़ी से चलने पर सारा दारोमदार है। लेकिन जो हर्डल्स उसमें है, जिस पर उन्होंने पॉइंट आउट किया कि एनर्जी कॉस्ट बहुत हाई साइड पर है, फिर टैक्स हमारा रेट बहुत हाई साइड पर है, इंटरेस्ट रेट बहुत हाई साइड पर है। आपको लगता है ये मेजर एलिमेंट्स हैं जिसकी वजह से फिर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो हायर साइड पर चली जाती है? इससे पहले सेशन पे भी हम ये बात कर रहे थे। तो जो हमारे टारगेट्स हैं बरामदात के, वो हम मीटअप नहीं कर पाते हैं। तो इन हर्डल्स को दूर करना या इनको कम से कम देखना बहुत जरूरी है। हुकूमत इस पे यकीनन पॉलिसी भी बना रही होगी। देखिए, आप इसको इस तरीके से देखेंगे, जब फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने कल जो इकोनॉमिक सर्वे प्रेजेंट किया उसमें उन्होंने ये कहा कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ जो है वो -2% थी। इसका मतलब ये है कि हमारी इंडस्ट्री नहीं चल रही है जिस तरह से उसे चलना चाहिए। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ऑब्वियसली हाई टैक्स रेट है। उसकी वजह जो है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है, हायर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है। उसकी वजह इनपुट कॉस्ट है। देखिए, आप ये देखिए कि हम जो एक्सपोर्ट करते हैं, अगर करेक्ट नहीं है, फाइम रॉ आरिफ साहब मुझे करेक्ट करेंगे, उसका जो रॉ मटेरियल है वो तकरीबन 50% हम इंपोर्ट करते हैं और फिर उससे बनाते हैं। तो आपका जब इंपोर्टेड रॉ मटेरियल महंगा है तो ऑब्वियसली आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो बढ़ जाएगी, तो आप कंपेटिटिव नहीं रह सकते। प्लस एनर्जी कॉस्ट जो है वो ऑब्वियसली दुनिया में जो है उससे हमारे मुल्क में ज्यादा है। तो इंडस्ट्री को अगर चलाना है तो इंडस्ट्री के लिए आपको वॉर फुटिंग बेसिस पे जो है इंडस्ट्री को पैकेज देना पड़ेगा। और पैकेज में वो क्या मांगते हैं? वो कहते हैं सस्ती बिजली दे दो, इंटरेस्ट कॉस्ट को कम कर दो, पेट्रोलियम कॉस्ट को कम कर दो उनके लिए। यानी वो अगर ये 2-3 चीजें अगर कम करने में हम कामयाब हो जाएं तो कोई वजह नहीं है कि जो हम टारगेट कर रहे हैं अगले साल एक्सपोर्ट का, हम उसको सरपास कर लेंगे। देखिए, हमारी 2 तरीके की एक्सपोर्ट हो रही है इस वक्त। एक ट्रेडिशनल एक्सपोर्ट है जिसमें टेक्सटाइल और अदर आइटम्स हैं, और दूसरी जो एक एक्सपोर्ट अब जो बढ़ रही है बहुत तेजी से वो आईटी की एक्सपोर्ट है। तो हमें इंसेंटिवाइज करना है आईटी एक्सपोर्ट को, जो कि हमने किया इस बजट में, जो कि नजर आया है। तो जैसे आईटी एक्सपोर्ट को इंसेंटिवाइज किया है वैसे अदर ट्रेडिशनल एक्सपोर्ट को भी मेरे ख्याल से इंसेंटिवाइज करने का वक्त है, क्योंकि ग्रोथ का टारगेट है, ग्रोथ को अचीव करना है। और मैक्रो इंडिकेटर्स कल फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने कहा है कि इंप्रूव हो रहे हैं। मेरे ख्याल से वक्त है कि हमें इसी बजट में एक्सपोर्टर्स जो हैं उनके लिए जो है कोई ना कोई ऐसा चेंज करना चाहिए कि कल को जो है हमारी एक्सपोर्ट तेजी से बढ़ जाए और इकोनॉमी चले। जी, बहुत बहुत ज़बरदस्त आपने जो है इसको वाइंड अप किया। थैंक यू वेरी का जीशान मर्चेंट, आपने हमें ज्वाइन किया। आरिफ हबीब साहब, मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब, थैंक यू सो वेरी मच फॉर
होलसम डिस्कशन और बड़ी आपने वैल्यूबल इनपुट दी। व्यूअर्स, बजट जो है वो आज पेश कर दिया गया है। जो ओवरराइडिंग ओपिनियन ये है कि एक अच्छा मुतवाज़न बजट है, कीपिंग इन व्यू कि हम IMF के प्रोग्राम में जिसमें बहुत सी स्ट्रिंग्स अटैच्ड होती हैं, तनख्वाहदार तबके को भी रिलीफ दिया गया है, साथ में एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए जो है कुछ रिलीफ वहाँ पर दिया गया है, और सबसे बड़ा जो कंस्ट्रक्शन, जो इंजन ऑफ ग्रोथ होता है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को रिलीफ दिया गया है। रियल एस्टेट को उठाने के लिए कोशिश की जा रही है। सूबों और विफाक के दरमियान बड़ा अच्छा मामला तय हुआ है 3 सालों के लिए कि किस तरह जो अखराजात विफाक के जो बढ़ रहे हैं उसको मीटअप करने के लिए सूबे जो हैं वो कंट्रीब्यूट करेंगे। इस पे हमने डिस्कशन की, इसका फॉलोअप भी करते रहेंगे, क्योंकि अब इसमें बजट में डिबेट होगी पार्लियामेंट सेशंस पे। अपोजिशन भी अपनी तहरीकें लाएंगी, वो भी अपना ओपिनियन देंगे, और जैसे मिर्ज़ा अख्तियार बेग साहब कह रहे थे वो भी नुकात उठाएंगे। तो वी विल कीप अ टैब ऑन इट। साथ में ईरान और अमेरिका की जो डेवलपमेंट्स है उसका भी आता करते रहेंगे। मुझे और नाजिया खान को इजाज़त दीजिए, अपना फीडबैक दीजिएगा सोशल मीडिया पे। नेक्स्ट नशिस्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।